नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम में। अर्नब गोस्वामी को कौन नहीं जानता है। अगर चीखने का कंपटीशन हो हिंदुस्तान में और खास तौर से अगर एंकरों के बीच चीखने का कंपटीशन हो तो अर्नब गोस्वामी को कोई नहीं हरा सकता। और ऐसे ही सत्ता की दलाली का भी अगर कंपटीशन हो तो शायद ही कोई और एंकर अर्नब गोस्वामी को हरा पाएगा। आप सोचिए, आप एक चैनल पर बैठे हुए हैं नेशनल, और वहां आपका काम यह नहीं है कि आप किसी पार्टी का प्रचार करें, लेकिन अर्नब गोस्वामी ने लाइव टीवी पर कहा कि कांग्रेस ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के दुश्मनों का साथ दिया। और यही नहीं, यह भी कहा कि अगर आप कांग्रेस के वोटर हैं तो आप क्या देश के दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। मतलब इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी, जिसका नेता लोकसभा में और जिसके एक और नेता राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं, उसके ऊपर अर्नब गोस्वामी सीधे सीधे देशद्रोह का आरोप लगा रहा है। दरअसल कांग्रेस अक्सर ऐसे मामलों पर ठंडी पड़ जाती है, 2-4 ट्वीट आते हैं, इसके आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के पवन खेड़ा इस मामले को लेकर गए हैं कोर्ट में और अर्नब गोस्वामी के ऊपर मानहानि का मुकदमा किया है। आज उसकी पहली सुनवाई हुई और उस सुनवाई में जो जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव थे, उन्होंने कहा कि ये जो टिप्पणी की गई है वो कांग्रेस के ऊपर की गई है। आपने व्यक्तिगत तौर पर ये याचिका की है तो इसको सुधरवा कर आप ले आइए, जिसमें कांग्रेस की तरफ से आप आइए। तो पवन खेड़ा के वकील ने उसको दोबारा से सुधारने पर सहमत दे दी है। मामला कोर्ट के अंदर तो चला गया है और मामला कितना सीरियस है इससे आप समझ सकते हैं कि अर्नब ने वकील किया है जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी को, और महेश जेठमलानी आज कोर्ट में पहुंच गए थे कि हमको सम्मन नहीं मिला। तो जज साहब ने कहा कि सम्मन अभी आपको जारी नहीं हुआ है, जब सम्मन आपको जारी होगा तो हम आपकी सुनवाई भी करेंगे। यानी अर्नब गोस्वामी बहुत हल्के में छूटने वाले नहीं हैं। कांग्रेस के ऊपर जिस तरह का घटिया देशद्रोह का आरोप लगाया है और कांग्रेस के मतदाताओं को भी उन्होंने शामिल किया है, वो इस बार फंस गए हैं। दरअसल मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस बार बार छोड़ देती है। ये वही अर्नब गोस्वामी है जो टर्की में कांग्रेस का दफ्तर बता रहा था। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया तो इस बंदे ने कहा कि टर्की में तो बाकायदा कांग्रेस का ओवरसीज दफ्तर है। पहली बात तो यह, किसी भी पार्टी का कहीं भी ओवरसीज दफ्तर हो सकता है। विदेशों में जो भारतीय रह रहे हैं वो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सबके ओवरसीज में दफ्तर हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, उस समय भी मैंने वीडियो बनाकर उस तस्वीर को दिखाकर बताया था कि यह फर्जी बात है। कांग्रेस का जो मतलब होता है वो सभा होता है, और वहां पर जो दफ्तर ये दिखा रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का कहीं से नहीं है। भारत की कांग्रेस पार्टी का उस ऑफिस से कुछ लेना देना नहीं था। ऐसे आप करेंगे तो अमेरिका में भी कांग्रेस कहा जाता है संसद को, पता नहीं कितनी कांग्रेस है दुनिया में, तो वो सब क्या कांग्रेस पार्टी की प्रॉपर्टी हो गई। उस समय अर्नब गोस्वामी को छोड़ दिया गया था, उस समय भी मानहानि का केस करना चाहिए था। जितनी बार इस आदमी ने बदतमीजी की है, अगर उतनी बार मानहानि का केस हुआ होता तो याद कीजिए 2 दिन के लिए जेल जाना पड़ा था और अर्नब गोस्वामी रो रहे थे। ऐसे ही एक दूसरा किस्सा आया है बिहार से। बिहार में महिलाओं को सैनिटरी पैड बांटने के लिए कांग्रेस ने एक योजना बनाई और सैनिटरी पैड्स का पैकेट महिलाओं तक पहुंचाना शुरू किया। अब जाहिर है कि कांग्रेस बांट रही है, कुछ दिन बाद चुनाव होना है तो चुनावी फायदा तो उठाएगी। हर पार्टी ये काम करती है। मोदी जी तो हर झोले हर डब्बे पर अपनी फोटो लगवा लेते हैं। फैशन में कभी 2 मिनट चरखा काता होगा, लेकिन खादी ग्रामोद्योग में गांधी जी की चरखा काटते हुए तस्वीर हटाकर मोदी जी की चरखा काटते हुए तस्वीर लग जाती है। हर चीज का चुनावी फायदा होना होता है। ऑपरेशन सिंदूर के भी पोस्टर बैनर सब लगने शुरू हो गए थे। सिंदूर बंटने की बात आ गई थी, बाद में कह दिया गया फर्जी खबर है। और अब ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर इनके समझ में आ गया है कि कोई फायदा नहीं देने वाला, वरना पूरा बिहार ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर्स और बैनर से टका रहता बिल्कुल। अब उस सैनिटरी पैड को लेकर आईटी सेल के कुछ ट्रॉल्स ने वीडियो बनाए, तस्वीरें लगाई, जिसमें यह दिखाया कि अंदर जो सैनिटरी पैड है उस पर भी राहुल गांधी की फोटो है, जो पूरी तरह से झूठ था। अच्छी बात यह है कि कांग्रेस के जो युवा, उनका जो सेल है, यूथ कांग्रेस है, उसके जो अध्यक्ष हैं उदय भानु चिब, उन्होंने
उन आईटी सेल के ट्रॉल्स के ऊपर मुकदमा किया है, तो अब अमित मालवीय बिलबिला रहे हैं कि बिहार के लोगों पर मुकदमा किया जा रहा है। जब आप मुकदमा करते हैं तो बिहार यूपी नहीं देखते हैं। आप जब ट्रॉल करते हैं तो नीचता की सारी सीमाएं लांघ जाते हैं जब फर्जी वीडियो चलाते हैं और केस होने पर आपको दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी अब समझ में आ गया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक एफआईआर्स नहीं होंगी, जब तक मुकदमे इनके ऊपर नहीं किए जाएंगे, तब तक ये लोग इस तरह की हरकतें करते रहेंगे। अब देखना यह है कि कोर्ट में जब अर्नब का मामला जाता है तो अर्नब माफी मांगता है या फिर मुकदमा झेलने के लिए तैयार होता है, सजा पाने के लिए तैयार होता है। ये सब देखना होगा। इसके अलावा भी कई सारी बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं देश से विदेश से, उन सबको लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धन के केंद्रीकरण पर बोले, देश में गरीबों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही जबकि पैसा कुछ अमीर लोगों के हाथ में जमा हो रहा। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एक्स हैंडल भारत में हुआ ब्लॉक। एक्स ने कहा, अकाउंट ब्लॉक करने के लिए मिले थे कानूनी निर्देश, भारत सरकार ने इससे किया इनकार। चिराग पासवान ने बिहार में किया ऐलान, आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वन बिग ब्यूटीफुल कानून को लेकर हुए विवाद के बाद एलन मस्क ने अमेरिका पार्टी नाम से एक नई पार्टी बनाने का ऐलान किया। कंगना रनौत हिमाचल के मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची, गुस्साई महिला बोली फोटो खिंचाने आई हो। नीरव मोदी का भाई निहाल अमेरिका में हुआ गिरफ्तार, भारत लाया जाएगा। पीएनबी बैंक फ्रॉड में नीरव मोदी और निहाल मोदी दोनों आरोपी हैं। चुरू में मुहर्रम का जुलूस देखकर लौट रहे 17 साल के नाबालिग को पीट पीट कर मारा गया। हत्या के बाद आरोपी हुए फरार। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। कंगना हिमाचल के मंडी में बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा करने पहुंची तो क्यों गुस्साई महिला। पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बारिश के कारण काफी परेशानी हो रही है। इस बीच पिछले साल ही अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के प्रभावित इलाकों में देर से लोगों के पास पहुंचने पर कंगना रनौत काफी ट्रोल हुई थी। वहीं इस बार फिर जब कंगना रनौत अपने संसदीय क्षेत्र मंडी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सराज पहुंची तो यहाँ कंगना पर एक महिला भड़क उठी। कंगना से उस महिला ने कहा कि अब सिर्फ फोटो खिंचाने आई हो क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि दो आदमी पकड़ो, फोटो खिंचाओ और चलते बनो। इस पर कंगना ने महिला से कहा, सारे लोग कंगना कंगना बोलते रहते हैं, मेरे पास कौन सी कोई कैबिनेट है, मेरे पास मेरे 2 भाई हैं जो मेरे साथ चलते रहते हैं, ना ही मेरे पास कोई राहत कोष आता है। मैं स्पेशल पैकेज लेकर आऊंगी लेकिन उसे कांग्रेस डकार जाएगी। कंगना रनौत अपने दौरे से पहले सोशल मीडिया पर भी ट्रोल हुई थी। कंगना ने एक्स पर लिखा था कि मैं मंडी क्षेत्र का दौरा कर रही थी, इसी दौरान मेरी गाड़ी पर पत्थर आकर गिरा। यह समय हिमाचल में ट्रैवल के लिए सेफ नहीं है। इसके बाद मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कंगना के दौरा न करने पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। इस पर नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं है, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ हम लोग हैं, हम उन लोगों के साथ जीने मरने के लिए हैं जिनका कंसर्न है, जिनका नहीं है उनके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके जवाब में कंगना ने कहा था, मैंने सराज और मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचने की कोशिश की थी लेकिन जयराम ठाकुर ने सलाह दी थी कि जब तक सड़कें बहाल नहीं हो जाती तब तक इंतजार करें। मंडी में 30 जून की रात से लेकर अब तक 16 जगह बादल फट चुके हैं। बाढ़ में बहने से 14 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 28 लोग अभी भी लापता हैं। कंगना मंडी से सांसद हैं। बाढ़ से हुए नुकसान के बाद वो 6 जुलाई से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। बिहार में वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में कब होगी सुनवाई। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। विपक्ष ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाने का काम किया और कई याचिकाएं दायर की। सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है और 10 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। 5 जुलाई को एक गैर सरकारी संस्था एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट की जांच के आदेश को रद्द करने की मांग की है। याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग का यह आदेश संविधान के कई अनुच्छेदों जिनमें 14, 19, 21, 325 और 326 और कुछ कानूनों का उल्लंघन करता है। बिहार में वोटर लिस्ट में विशेष
संशोधन प्रक्रिया को लेकर काफी विवाद उठ रहा है। कांग्रेस, आरजेडी और वाम दल समेत इंडिया गठबंधन इसे पक्षपाती और संदिग्ध बता रहा है। पप्पू यादव ने तो 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान भी कर दिया है। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि ये अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के लोगों को वोटर सूची से हटाने की साजिश है। वहीं तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के नेतृत्व वाले महागठबंधन मतदाता सूची की इस गहन जांच के विरोध में अगले सप्ताह चक्का जाम करेगा। दूसरी ओर चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन कानून के दायरे में ही किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों की पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ से बंगला खाली कराने की मांग। भारत के पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ अपने सरकारी बंगले में तय समय से ज्यादा रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर कहा है कि इस बंगले को जल्द से जल्द खाली कराया जाए ताकि इसे सुप्रीम कोर्ट के जजों के लिए उपलब्ध कराया जा सके। सुप्रीम कोर्ट में कुल 33 जज हैं, जबकि स्वीकृत संख्या 34 है और अभी भी 4 जजों को सरकारी बंगला नहीं मिला है। एनडीटीवी के अनुसार 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट में और 1 जज स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रशासन ने 1 जुलाई को केंद्रीय आवास मंत्रालय को पत्र लिखा, जिसमें बताया गया कि पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के पास ये बंगला है और उन्हें इसे रखने की अनुमति 31 मई 2025 को ही खत्म हो गई है। बंगला खाली न कर पाने पर पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये निजी कारणों से हुआ है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट प्रशासन को इसकी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि वो सरकारी बंगले में ज्यादा समय तक नहीं रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटियों को कुछ खास सुविधाओं वाले घर की जरूरत है और वो फरवरी से लगातार घर ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उपयुक्त जगह नहीं मिली है। चंद्रचूड़ ने यह भी बताया कि उन्होंने 28 अप्रैल को तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को लिखित में जानकारी दी थी कि वो घर ढूंढ रहे हैं और उन्हें 30 जून तक इसी बंगले में रहने की अनुमति दी जाए, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से बात की है और जल्द ही बंगला छोड़ने का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र में सरकारी आदेश कैसे निकला फर्जी। दुनिया में आपने बहुत से चमत्कार सुने होंगे, लेकिन महाराष्ट्र में जो जादुई कांड हुआ है वो सुनकर आपका माथा भी चकरा जाएगा। एक तरफ हमारी सरकारें हैं जो असली आदेश निकालकर भी काम नहीं करवा पाती। लोग बेचारे सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते उनके जूते घिस जाते हैं, लेकिन यहाँ तो सीन ही पलट गया। हुआ यूं कि महाराष्ट्र में एक ऐसा सरकारी आदेश निकला जो था तो बिल्कुल फर्जी, लेकिन कमाल की बात यह है कि उस फर्जी आदेश में जिन करोड़ों के काम को करने का हुक्म दिया गया था वो असल में भी हो गए। जी हाँ, आपने ठीक सुना। दरअसल महाराष्ट्र चुनाव का माहौल था, बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े ऐलान हो रहे थे। इसी शोर शराबे के बीच कहीं से एक फर्जी सरकारी आदेश आया जिसकी तारीख थी 3 अक्टूबर 2024 और इस नकली पर्चे पर लिखा था अहिल्यानगर जिले में 6.94 करोड़ के विकास कार्य मंजूर। इस फर्जी आदेश के दम पर धड़ाधड़ टेंडर निकाले गए, काम को तेजी से किया गया और फिर असली पिक्चर तो तब शुरू हुई जब काम खत्म हो गया और ठेकेदार साहब अपनी कमाई लेने ग्रामीण विकास विभाग आरडीडी के दफ्तर पहुंच गए। माई बाप काम पूरा कर दिया, अब जरा पैसे भी दे दो। अधिकारी ने फाइल निकाली, लेकिन फाइल में तो वो करोड़ों का जादुई आदेश था ही नहीं। एक पल को तो अधिकारी भी सदमे में आ गए, अरे ये काम किसने करवा दिया, हमने तो ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं। और जैसे ही ये खबर फैली पूरे सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया। आरडीडी के बड़े बाबू ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि हमने सारे भुगतान रोक दिए हैं और अब जांच चल रही है कि ऐसा कैसे हो गया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब सरकार ने जल्दी में हजारों करोड़ के काम मंजूर किए थे, उसी भगदड़ का फायदा उठाकर किसी शातिर दिमाग ने नकली जीआर मार्केट में उतार दिया और अब आरडीडी ने बाकी जिलों को भी अलर्ट कर दिया है कि आप लोग भी अपने कागजात को ध्यान से देखें और कहीं कोई जादुई आदेश आपके भी हाथ ना लग जाए। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ 6.94 करोड़ के घोटाले की नहीं बल्कि इस बात की भी है कि हमारे सिस्टम में कितनी आसानी से खेल हो सकता है। जहां असली काम सालों से लटके रहते हैं, वहीं एक फर्जी आदेश ने धड़ल्ले से 45 विकास कार्य करवा दिए। अहिल्यानगर के 4 तालुकों में अब पुलिस और प्रशासन इस फर्जी आदेश और असली काम वाले जिन को पकड़ने में जुटी है। क्या भारत में बंद हुआ रॉयटर्स का एक्स अकाउंट। इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का सोशल मीडिया अकाउंट एक्स
भारत में कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था। बाद में सरकार के दखल से इसे फिर शुरू कर दिया गया। सरकार ने कहा कि उसने रॉयटर्स के अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए कोई मांग नहीं की थी। पीटीआई की खबर के मुताबिक रॉयटर्स का एक्स अकाउंट भारत में अचानक रात भर के लिए ब्लॉक हो गया था, जिससे कई तरह की बातें भी होने लगी। सरकार ने एलन मस्क के एक्स प्लेटफॉर्म से इस बारे में सफाई मांगी और कहा कि उसने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया था। इसके तुरंत बाद एक्स ने अकाउंट को फिर से चालू कर दिया। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि एक्स पर जो भी चैनल ब्लॉक किए गए थे उन्हें अब खोल दिया गया है। जांच में पाया गया कि चीन के मीडिया संगठन ग्लोबल टाइम्स और टर्की के टीआरटी वर्ल्ड के अकाउंट भी जो पहले भारत में ब्लॉक थे अब देखे जा सकते हैं। रविवार शाम तक एक्स पर एक नोटिस दिख रहा था जिसमें लिखा था कि रॉयटर्स के अकाउंट को भारत में कानूनी मांग के जवाब में रोका गया था। हालांकि एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि अकाउंट को रोकने के लिए कोई कानूनी आदेश नहीं दिया गया था। पहले कहा गया कि मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कई सैकड़ों दूसरे अकाउंट के साथ साथ रॉयटर्स के अकाउंट को भी ब्लॉक करने की मांग की गई थी। उनमें से कई अकाउंट ब्लॉक भी कर दिए गए थे, लेकिन रॉयटर्स का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया गया था। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।